नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती का ट्रेंड मार्केट में जारी है। 11 दिन से बाजार में मजबूती हो रही है और अगस्त सीरीज की जो समाप्ति है या फिर जो क्लोजिंग है वो भी बेहद मजबूती के साथ देखने को मिली है। अब सितंबर सीरीज के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, सितंबर सीरीज में कहां कमाई होती हुई दिखेगी, क्या दिग्गजों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर छोटे मझोले शेयरों पर ज़्यादा रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं और तैयारी करते हैं इस बात की कि सितंबर सीरीज में कैसे बाजार में कारोबार करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू मनी 9। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और उम्मीद है कि कल की एक्सपायरी के बाद आज हम लोग कुछ अच्छी तैयारी करवा पाएं। बिल्कुल सर, कोशिश यही है कि सितंबर सीरीज़ के लिए किस तरह से बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। जो मजबूत क्लोजिंग हुई है अगस्त महीने की या अगस्त सीरीज़ की, उसके बाद अब मार्केट में कहाँ पैसा बनेगा, इसी पर आपसे ज़्यादा चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाजार में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 11 दिन से हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार मजबूती जो है वो जारी है। 11 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। कल दूसरा दिन लगातार था जब मार्केट में रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिखे। निफ्टी करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ, सेंसेक्स 350 अंक और बैंक निफ्टी 9 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। परसों तो इनफैक्ट लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई थी, लेकिन 25,192 ऑलमोस्ट 25,200 का जो लेवल है वो नए रिकॉर्ड हाई के तौर पर निफ्टी ने छुआ है। सेंसेक्स में भी नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं। 82,285 का जो लेवल है वो इंटरडे में सेंसेक्स ने छुआ था, जो कि नया रिकॉर्ड हाई लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जो 51,368 का हाई बना था इंटरडे के दौरान, वहां से करीब 216 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। नो डाउट 9 अंकों की मजबूती लेकर बैंक निफ्टी बंद हुआ, लेकिन हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो भी साफ तौर पे नजर आ रही है। तो 25,200 को छूने की कोशिश जरूर करी मार्केट्स ने, नया रिकॉर्ड हाई जरूर बना है। लेकिन सर 25,200, कल हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि 25,200 का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या आपको भी लगता है सर सितंबर सीरीज के लिए ये 25,200 ही हर्डल है, एक नया रेजिस्टेंस है ये निफ्टी के लिए? देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई खास रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई नहीं देता, क्योंकि निफ्टी काफी बुलिश है और ओवरऑल जो जिस हिसाब से डेरिवेटिव डेटा यहाँ पर शो कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 25,350 और 25,500 और 25,750 ये लेवल्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपेयर टू कि आप छोटे स्मॉल यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अल्टीमेटली जो है वो तेजी के दौर यहाँ पर अभी और बनते हुए नजर आ सकते हैं। और डेरिवेटिव डेटा तो कहीं ना कहीं से जरूर शो कर रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर अभी वाइस शिफ्टिंग हुई है वो ये साफ साफ नजर आ रही है कि 25,350 तक अभी निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ डिप के संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। ओके, तो कुछ ऐसा ही रुझान बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहा है, क्योंकि परसों तो हम लाल निशान के साथ बंद हुए थे जो बैंक निफ्टी की मंथली क्लोजिंग थी, और कल भी हमने देखा कि भले ही 9 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा ड्रिफ्ट होकर, थोड़ा नीचे फिसल कर ही बंद होते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी क्या कमजोर लग रहा है सर सितंबर सीरीज के लिहाज से निफ्टी के बनस्पत? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट बैंक निफ्टी शायद ही अगर अगला पूरा महीना देखे, सितंबर देखे, तो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। और निफ्टी के कंपैरिजन में तो जरूर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के शेयरों में आपको अब एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। दिग्गज स्टॉक्स की बात करें जो बैंक निफ्टी के हैं, जिसमें आपके एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, इनको अगर आप फोकस करें तो इनमें एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर वापस से देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर पूरे हफ्ते के हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी बनानी है या अगले महीने के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है तो बुलिशनेस यहाँ पर रखनी चाहिए। लोअर साइड पे 50-800 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से रहेगा। अप साइड में ऐसा नहीं कि यहाँ पर 51,200 फिर 300 ऐसे कोई रेजिस्टेंस बहुत कम फेस करने को मिलेंगे। अगर करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 51,500 यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल का पॉइंट बन सकता है, लेकिन फिलहाल बुलिश बाइसनेस यहाँ पर रहेगा। और गैप ओपनिंग जैसी होती है उस पर ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा और ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर काफी स्ट्रांग बनते हुए से नजर आ सकते हैं। डिप के संकेत पे आप जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक रुक कर निवेश करेंगे तो आपको अच्छे मौके यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर आप कहते हैं तो फिर ऑप्शन ट्रेड यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेड आपसे पूछूंगा सर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं पहले कि क्या बैंक निफ्टी इस सीरीज़ में रिकॉर्ड हाई टच कर सकता है? वो इसलिए है क्योंकि ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इवेंट्स इसमें लाइंड अप हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो यूएस के जो रोजगार के आंकड़े हैं वो आएंगे 6 तारीख को, और 16-17 तारीख को फेड की बैठक होने वाली, जिसमें कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट तो बाजार मान के चल रहा है कि फिक्स ये रेट कट होगा ही होगा।
50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है और इस पूरे साल में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बाजार उम्मीद करके चल रहा है। तो अगर रेट कट होने शुरू हो जाते हैं और 50 बेसिस पॉइंट का पहला कट आ जाता है तो क्या रिकॉर्ड हाई बना सकता है बैंक निफ्टी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई बने ना बने, आपका शो जरूर रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एनर्जी के साथ आपके शोज को लोग पसंद करते हैं। और फिलहाल अगर ऐसे ही पसंद करते रहे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर हाई बनेगा। और फिलहाल अभी जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, ये इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर के बजाय शायद मेरे ख्याल से हम तो शो डेली कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर व्यू के हिसाब से मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि नवंबर और दिसंबर तक अब मार्केट में कोई करेक्शन के बड़े संकेत नहीं दिखाई देंगे। तो हम लाइफ टाइम हाई हर महीने में एक हिट होता हुआ जरूर देख सकते हैं। तो नवंबर तक मार्केट में करेक्शन के कोई बड़े संकेत यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी पॉजिटिव बात है, बुलिश बात है जो कि आपने कही है। सर, आपने ऑप्शंस की बात कही, मैं इनफैक्ट अपने दर्शकों के माध्यम से ये कहने ही वाला था कि आप अमूमन हमारे साथ वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के दिन जुड़ते हैं, लेकिन अब मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। आज आप सीरीज़ के पहले दिन हमारे साथ जुड़े हैं, तो पूरी सीरीज़ के लिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में सुझा पाएँ प्लीज़। देखिए, दो तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। जो इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो उनको भी तो एक स्ट्रैटेजी संदीप जी यहाँ पर बतानी जरूरी है। और आज आपको फोकस ये करना है कि 25,100 नोट कर लीजिए या फिर 25,150, इन दोनों पे नजर रखिए। और इन दोनों पे क्लोजिंग जो आई है वो आई है 200 और 170 के पास। करना क्या है, अगर 25,100 का जो कॉल है, जो 200 रुपए क्लोज हुआ, 210 के ऊपर जाते ही आपको बुलिश संकेत बढ़ जाएंगे, बाय कर लीजिएगा। अगर इसको बाय नहीं करना हो, सस्ता बाय करना हो, तो 25,150 वाला बाय कर लीजिएगा। अप साइड टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 40 रुपए इंट्राडे में बड़ी इजीली सेफ्टी के साथ 25 रुपए के स्टॉप लॉस से मिल सकता है। और दूसरी साइड पे अगर आपको लगता है कि नहीं इतना बड़ा हमें नहीं करना, थोड़ा वीक साइड पे आते हैं, तो 25,350 वाला कॉल पे नजर रखिए। कितनी नजर रखनी, जैसे ही ये 80 रुपए के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग हुई है 70 रुपए की, 80 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाय करना है। टारगेट कितना होगा, 110 रुपए का, यानी कि इतना आपको लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं जो महीने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हफ्तों के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप लोग ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक क्रेडिट स्प्रेड। पहला, देखिए इस समय अगर आप ऑप्शन को वॉच करेंगे तो आपको 50,300 और 50,350, ये वाले जो ऑप्शन हैं इनके प्रीमियम 50 और 70 रुपए के पास मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको करना है 2:3, यानी कि क्रेडिट में बनाना है। क्रेडिट में बनाने का मतलब क्या है कि जिसको खरीद रहे हैं उसका प्रीमियम होगा कम, और जिसको बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी होगी दो, और दोनों का टोटल करेंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको जो कल की क्लोजिंग है उससे एक क्रेडिट स्प्रेड बनाने की कोशिश बताता हूं, जिससे कि आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिलेगी। 5 सितंबर का अगर मैं सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी लेता हूं तो यहां पर आपको क्या फोकस करना है, 25,300 की कॉल नोट कर लीजिए, उसका प्राइस है इस समय 91 रुपीज। और इसी के अगेंस्ट में अगर मैं 25,400 के प्राइस को जाता हूं तो वो 25,350 के प्राइस को अगर मैं देखता हूं तो वो है 70 रुपए। अब अगर एक के अगेंस्ट में दो करते हैं, यानी कि 25,300 की कॉल को बाय करें 91 में, और 25,350 की कॉल को सेल करें दो लॉट 70 रुपीज में, तो 140 रुपए का क्रेडिट होगा, 90 रुपए का डेबिट होगा। तो दोनों मिला करके आपको 50 रुपए यहां पर मिलेंगे। 2-3 दिन बीतेगा, 50 रुपए आपको सेफ्टी में 20-30 रुपए दे जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्ट्रैटेजी आप हफ्ते के हिसाब से अगला कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि सेफ्टी में जाते हैं तो यही सेम प्रोसेस आप 25,500 से 25,550 की कॉल पे भी यही चीजें कर सकते हैं, जो कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाता रहे। ओके सर, ये जो आपने मंथली जो बेसिस पे क्रेडिट स्प्रेड की बात करी है, स्प्रेड बनाने की बात करी, ये क्या मंथली वाले जो कॉल्स हैं उसमें आप बोल रहे हैं या फिर वीकली में ही? देखिए, शो आपका डेली है तो मैंने अभी वीकली में ही इसलिए बताया है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट वीकली में ज्यादा होता है संदीप जी। और मंथली के हिसाब से अगर जाते हैं तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। 25,300 की कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को टोटल कर लीजिए, उन दोनों के प्रीमियम को यहां पर आप एक बार यानी 26 सितंबर वाला सेल करके चलिए। 300 वाले पे जाते हैं तो वो है टोटल मिला करके 350 रुपए का प्रीमियम, 650 रुपए का प्रीमियम। और अगर
यही सेम 250 पे करते हैं तो उसका भी प्रीमियम करीब 360 रुपए का है। अब 660 रुपए का है, यानी कॉल साइड पे कितना है, कॉल साइड पे 325 रुपए का है, और पुट साइड पे भी 325 के आसपास, 330 के आसपास मिल रहा है। तो आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो 650 रुपए होता है। चूंकि निफ्टी पूरे दो 15 दिनों के अंदर अभी 600 पॉइंट अप एंड डाउन के चांसेस कम हैं, तो आप यहां पर धीरे धीरे टाइम वैल्यू को आप खा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लीजिए। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना रखना है, अगर आपके जैसे आपने सपोज करिए दोनों का टोटल मैं करता हूं और 650 रुपए पे आपने पोजीशन बनाई, तो 750 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी डाल लीजिए, यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और 250 रुपए का मुनाफा आने तक इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू होल्ड करके रखिए। आपको मंथली बेसिस पे एक बढ़िया रिटर्न यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि 25-300 का कॉल भी खरीदना है और पुट भी खरीदना है, राइट? बेचना है, दोनों को, कॉल और पुट दोनों बेचने हैं। बेचने हैं तो आपको 650 रुपये के आसपास का फिर प्रीमियम मिलेगा, राइट? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो फिर उस केस में आपको 750 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। ये मंथली बेसिस पे है, जो मंथली ऑप्शंस है उसके लिहाज से है। और इंटरडे के लिहाज से तो आपको 25-100, 25-150 के कॉल आपको बताए गए थे। 25-100 का कॉल का वैल्यू अभी 200 रुपये की है। जैसे 210 के ऊपर जाएगा तो आपको 30 से 40 रुपये इंटरडे बेसिस पे मिल जाएंगे। इसमें 25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जो क्रेडिट स्प्रेड आपको बताया गया है उसमें 25-300 का कॉल 91 रुपये पे एक लॉट आपको खरीदना है, और 25-350 वाला कॉल का एक लॉट जो कि 70 रुपये का है वो 2 लॉट आपको बेचने हैं। तो 140 रुपये आपको आएंगे, 90 रुपये जाएंगे, तो नेट नेट आपको 50 रुपये का जो क्रेडिट है वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका जो मुनाफा है वो इस हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखें तो ये होता हुआ नजर आएगा। और मंथली बेसिस पे तो आपको बोला ही है 25-300 के कॉल और पुट आपको दोनों बेच के चलने हैं। 650 रुपये के आसपास का नेट जो प्रीमियम है वो आपके पास आता हुआ दिखेगा अगर आप मंथली बेसिस पर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो इंटरडे, वीकली और मंथली तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज आपको बता दी गई है। पूरी सितंबर सीरीज की तैयारी आपको रवि सर ने शो के पहले 10 मिनट में ही करवा दिया, अगर आप केवल ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सेक्टर्स की ओर चलते हैं कि सेक्टर में किस तरह का रुझान देखने को मिला। अगर हम बीते गुरुवार की बात करें तो तेल गैस और एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, आईटी इंडेक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि खरीदारी की ओर आपको नजर आएंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फार्मा और मेटल और मीडिया, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि गिरावट के साथ बंद हुए। टाटा मोटर्स गुरुवार को जो एक्सपायरी हुई है उसमें टाटा मोटर्स टॉप गेनर था निफ्टी का। बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, ब्रिटानिया ये भी चलते हुए नजर आए थे। और गिरने वाले शेयरों में आप देखें ग्रासिम, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील और डॉक्टर रेड्डीज, ये सबसे आगे थे। तेल गैस शेयरों में सर हम देख रहे हैं कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे याद है सर पिछली बार या उससे पिछली बार जब आप जुड़े तो आपने हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही 4 मल्टी बैगर्स भी बताए थे। उसमें गेल और आईओसी, मुझे 2 नाम याद है, अगर शायद तीसरा नाम ओएनजीसी है तो मुझे सही से याद है। जीएसपीएल एक स्टॉक है सर, मैं आपके सामने अब मेंशन करना चाह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रुझान इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। कल भी 6% के आसपास का अपमूव था। पिछले 3-4 दिन से बहुत स्ट्रांग अपमूव इसमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ ओएमसीज, जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ है उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिखा है। अब पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है सर? वो मल्टी बैगर्स अभी भी इंटैक्ट है, पोर्टफोलियो में रखें? देखिए, अगर आज आप जिस हिसाब से आपने चर्चा करी है उसको अगर देखते हैं और कल के चार्ट को, 2 चार्ट में यहाँ पर अगर आपको कहता हूँ, एक पहला आप अगर कोशिश करें आईओसी, इंडियन ऑयल का चार्ट अगर आप ड्रॉ करेंगे या फिर दिखा पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, पार्टी अभी शुरू हुई है। और अभी पार्टी शुरू कितनी जाएगी, पार्टी अभी जाएगी गेल, आपने बिल्कुल सही बताया, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, या फिर आप बीपीसीएल नहीं तो एचपीसीएल यानी हिंद पेट्रो, इन सभी को देखेंगे तो बढ़िया ब्रेकआउट पे चल रहे हैं। और इन सबका एक छोटा भाई है, या फिर ये कहें कि अगर जब ऑयल पे हम लोग तेजी पे रख रहे हैं तो गैस पे क्यों ना तेजी करें, तो आप आईजीएल और पीएल को यहां पर फोकस कर सकते हैं। अब आपने बात कर दी गुजरात स्टेट पेट्रो की। सर अभी 480 रुपए से पहले सौदा अगर काट लेंगे तो आपको लोग हंसेंगे कि जल्दी काट लिया, बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला था। तो फिलहाल जो तेजी है उसका फायदा यहां पर उठाइए और इन काउंटर्स में आप बने रहिए। इनफैक्ट आप जो शो के लास्ट में लेते हैं कि स्टॉक बताना है, एक स्टॉक पहले ही मैं अगर बताना चाहूंगा तो मुझे लगता है आईओसी को यहां पर फोकस करना चाहिए। करंट लेवल पर बाय की रणनीति रखिए, अपसाइड 195 के टारगेट और स्टॉप लॉस 168 का यहां पर बनता है। तो पहला कॉल, यही कॉल मैं आपको अभी एंड में भी देने वाला था, लेकिन आपने चूंकि चर्चा यहां पर ऑयल एंड गैस सेक्टर की है तो मुझे लगता है कि आप इनमें बुलिश रहें, घबराने की जरूरत नहीं, किसी की मत सुनिए, चुपचाप पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दीजिए, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाइए, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा।
तो टारगेट 195 का है, आईओसी में आपको खरीदारी करके चलनी है, 168 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, आपने मुझे एक एडवांटेज दे दिया है, अब मैं आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ पाऊंगा। एक्स्ट्रा सवाल ये है, मैं सोच के नहीं आया था लेकिन आपसे चर्चा करते करते मेरे दिमाग में आ गया। आपने गैस की बात करी सर, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि एलएनजी की जो सप्लाई है उसको लेके ग्लट की जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंपोर्टेड गैस है उसके ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है, अब हम 50% पर पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से सप्लाई हो रही है और जो कीमतें कम हो रही हैं दुनिया भर में नेचुरल गैस की, उसका पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट किन शेयरों में देखने को मिलेगा? क्या जीएसपीएल उसी वजह से चल रहा है, कुछ और भी है इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल आपने सही, अभी जो फर्स्ट प्राइमा फेसी जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आया उसी की वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इसका फायदा लॉन्ग टर्म पे आपको, आपके इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली। टाटा मोटर्स हालांकि ऑटो का स्टार परफॉर्मर था। दरअसल सर, और टाटा मोटर्स को लेकर मेरा सवाल ये भी है कि आज टाटा मोटर्स डीवीआर का आखिरी दिन है सर, आज से इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। टाटा मोटर्स के शेयर 10:7 की जो रेशो पिछले साल डिसाइड हुई थी, उस रेशो में टाटा मोटर्स के जो डीवीआर वाले शेयर धारक हैं उनको टाटा मोटर्स के शेयर मिलते हुए दिखेंगे। तो उससे पहले एक तो रणनीति क्या अपनानी है, और दूसरा है जो एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी हो रही है, क्या ये केवल डिफेंसिव्स के तौर पे खरीदारी हो रही है या आपको लगता है कि खपत का कोई प्ले है जिस वजह से ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक चल रहे हैं? संदीप जी, आपकी खास बात ये है कि आप कोई सेक्टर छोड़ते नहीं, और सबको चुन चुन के आप छांट छांट के फिल्टर आउट करते रहते हैं, और यही वजह है कि आपके प्रोग्राम को लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं सर, आप इसका लोगों से इसका श्रेय आपको जाता है सर, क्योंकि आप समय नहीं देते हैं। हो सकता है कई कई बार तो एक हफ्ते की आप बीच में छुट्टी भी मार जाते हैं, तो आप 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो सारी कसर एक ही बार में निकालनी पड़ती है। देखिए, मैं लेकिन दर्शकों से जरूर कहूंगा कि देखिए, मार्केट स्टार्ट हो जाती है, मार्केट खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज आप इसे देख रहे हैं, और इसे आप मंडे तक देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको कोई और सेक्टर, कोई और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा जो हम लोग यहाँ पर डीप डिस्कशन इसके ऊपर कर रहे हैं। अब चूंकि आपका सवाल टाटा मोटर पे था, सबसे पहले देखिए, चिंता चिता के समान होती है, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर 1250 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा इंतजार करिए, अगले महीने में थोड़े करेक्शन के संकेत बनेंगे, वापस से 1050 तक के आंकड़े आएंगे। आए तो चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़े तो दूसरा कोई पकड़ लेंगे, यहां पर दौड़ लगा लेंगे। लेकिन फिलहाल ऑटो सेक्टर में मुनाफा वसूली तो करना जरूरी है, और करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला जो महीना होगा वो थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो सकता है, यानी 15 से 20 दिनों में थोड़ा निगेटिविटी मार्क पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है। उसका कौन चलेगा, अगला स्टेप आज ही दिखाई दे दिया। और मैंने इसीलिए कहा ना, संदीप जी कमाल के आदमी हैं, क्योंकि वो कोई सेक्टर छोड़ते नहीं, और उन्होंने जो एफएमसीजी कहा, जो आपकी जो ऑटो की पोजीशंस हैं वो ज्यादातर आप एफएमसीजी सेक्टर की तरफ मूव करा सकते हैं सेफली, क्योंकि अभी मार्केट में जो एक्युमुलेशन है उसका फायदा यहां पर मिलेगा। किन में जाया जा सकता है? गोदरेज सीपी पहला है, टाटा कंज्यूमर दूसरा है, डाबर तीसरा है, चौथे की बात करें तो हिंद यूनिलीवर। बड़े स्टॉक्स हैं। देखिए, इनमें फायदा क्या होता है, आप अगर मान लीजिए कि स्टॉक शिफ्ट कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और 15 दिन बाद आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके एक नया स्टॉक चलने वाला है जिसे मुझे लेना है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस, इन स्टॉक में नुकसान ना हो करके स्टॉक उसी के पास या थोड़े प्रॉफिट पे रहेंगे, और आप शिफ्टिंग या फिर आप नए सेक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। फिलहाल एफएमसीजी काउंटर की बात करें फंडामेंटली, तो डिमांड का तो एक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, जो एक प्रेशर था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से अगले महीने से सुधरते हुए नजर आएंगे, और उसका सीधा सीधा परचेजिंग पर ऑर्डर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल ग्रोथ के साथ स्टॉक चल रहे हैं, इसलिए धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको सेफ्टी स्टॉक मार्केट में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एफएमसीजी काउंटर है। सेफ्टी है, क्योंकि डिफेंसिव होते हैं, एफएमसीजी हुआ, आईटी हुआ, फार्मा हुआ, इनमें सेफ्टी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट में जब भी कोई उथल पुथल या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है या रिकॉर्ड हाइज बनते हैं, तो फिर डिफेंसिव्स की और भी बाजार का फोकस बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि सेफ्टी भी बाजार में बहुत ज़रूरी होती है। सेफ्टी की बात आई तो सर, छोटे मझोले स्टॉक्स या फिर ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि अगर आप
निफ्टी सेंसेक्स को देखेंगे तो आपको मजबूती नजर आएगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट की तरफ आएंगे तो आपको वीकनेस भी नजर आएगी, थोड़ी सी मुनाफा वसूली, थोड़ा पेन भी आपको नजर आएगा। खास तौर पे आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, जो सीरीज का एंड हुआ उसके दिन आप देखें तो एनएसई पर 800 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, लेकिन 1700 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन 2:1 से भी ज़्यादा का हमने देखने को मिला है, वो भी डिक्लाइंस यानी कि मंदड़ियों के फेवर में। मिड कैप इंडेक्स 250 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 400 अंक गिर के बंद हुआ। और जो दिन के दौरान हाइज बने हैं वहां से आप देखिए, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 550 अंक और मिड कैप इंडेक्स भी आप देखिए हायर लेवल से जो गिरावट देखने को मिली है वो करीब करीब 450 अंकों के आसपास की देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का प्रेशर है, और मार्केट में भी यानी कि निफ्टी सेंसेक्स में भी जो तेजी बन रही है उसमें कुछ सेक्टर्स का, कुछ स्टॉक्स का ही योगदान है जो कि मार्केट को ऊपर की ओर लेके जा रहा है। ये जो ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है सर, या फिर हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, कितनी चिंताजनक है सर ये? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, चिंता चिता के समान होती है और चिंता की चिताएं बढ़ा देता है सभी के स्टेटमेंट्स यहाँ पर। देखिए, होता क्या है, कारनामा कोई और करता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे सेक्टर को भुगतना पड़ता है। जिस हिसाब से यहाँ पर सेबी ने एडवाइजरी जारी करी, कहीं ना कहीं से चिंता के कारण बन गए हैं और इसी वजह से जो स्टॉक्स काफी अच्छे मूव कर रहे थे वो टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ बदल गए हैं। लेकिन आपके लिए अब यहाँ पर जो चिंता है वो चिंता ना हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक हैं, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनियां कंटिन्यू परफॉर्म कर रही हैं और आप साथ में मनी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास कचरा स्टॉक कम होगा। कचरा स्टॉक कम है तो चिंता की कोई बात नहीं, उन स्टॉक्स में उतनी बड़ी जो गिरावट है वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, आपको रिकवरी के संकेत दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सेबी के इस तरीके के स्टेटमेंट्स या फिर ऐसी एडवाइजरी जारी करने के बाद जो स्टॉक्स थोड़े से ओवर वैल्यूएशन थे वो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये शायद अभी ट्यूसडे तक जारी रहेगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी या फिर ये कहें कि मिड कैप के वो फंडामेंटल स्टॉक ज्यादा अग्रेसिव तरीके से भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। आपने कुछ स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग की बात कही सर, उसमें मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसमें टाटा एलेक्साई एक स्टॉक है, बहुत तेज चला था, कोटक की एक रिपोर्ट आ गई, सेल की रेटिंग आई तो स्टॉक में हमने देखा 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। हिंदुस्तान जिंक में जब से ओएफएस आया तब से स्टॉक का गिरावट की चपेट में ही है। वोखार्ड में आप देखिए, इसका चार्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एकदम से इसमें फॉल देखने को मिला। देखिए आप कारोबार के आप पहले हिस्से में देखिए, एकदम से स्टॉक गिरा और 5% का सर्किट पे ही जाके क्लोजिंग देखने को मिली। इससे आपको समझ लगता है कि किस तरह से सप्लाई है, ये जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसका आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से एकदम से धड़ाम होकर ये गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्टॉक्स पे आपकी राय सर? देखिए, फिलहाल इन स्टॉक्स पे तो वैसे भी मैं जो है वो कभी मैंने बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट, इन तीनों स्टॉक की बात कर लेता हूँ इसी के माध्यम से। जितनी तेजी से चढ़ेंगे, जितनी तेजी से चलेंगे, एक्सीडेंट होने की क्षमता उतनी बढ़ जाती है। छोटी सी न्यूज का बड़ा इंपैक्ट बनाने के चक्कर में कई बार स्टॉक्स, ऐसा नहीं है कि टाटा है तो सिर्फ सब कुछ अच्छा है, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिए। ओवर वैल्यू अगर हो जाती है तो उनमें थोड़ा करेक्शन संकेत बनते हैं। अब एक दिन में स्टॉक 20-15% बढ़ेंगे तो दूसरे दिन आपको थोड़ी गिरावट के संकेत दिखाई देंगे। फिलहाल अगर देखें तो इस समय टाटा एलेक्सी में संकेत थोड़े से निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, 7600 के रेट वापस आ सकते हैं, तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख लीजिए। नाइका को मत भूलिए, वो भी एक करेक्शन के संकेत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया मार्ट भी है जिसमें थोड़े और संकेत नेगेटिव हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको फोकस अभी नहीं करना चाहिए। वॉकआउट में भी जिस हिसाब से तेजी थी उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड रहेगा और एक बार 880 तक के लेवल आएंगे, बाय के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी सर आपकी। हमारा जो थीम है, जो हमारा शो का नाम है, क्या खरीदें क्या बेचें, जो बेचे वाला पार्ट भी है उसको भी आप बाखूबी अपने और से ही सुओ मोटो जैसे बोलते हैं ना, कि अपनी तरफ से ही आप बता देते हैं कि किन शेयरों से दूर रहना है। मैंने सिर्फ टाटा की बात करी थी सर, आपने देखिए नाइका, इंडिया मार्ट खुद अपनी तरफ से ही बता दिया किन शेयरों से दूर रहना है। मुझे याद है पिछली बार भी आपने एक लंबी लिस्ट बताई थी किन शेयरों से दूर रहना है या जिनसे बच के रहना है, अभी उनमें खरीदारी नहीं करनी है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है सर, आपसे जब इंट्रैक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जानने को मिलती है। ये मेरे लिए एक अपने आप में देखा जाए तो एक पॉजिटिव टेक अवे है। चलिए अब इसी बात पर पॉजिटिव नोट पर सितंबर सीरीज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ शेयरों के बारे में, कैसे उनको अप्रोच करना है।
सबसे पहले आरआईएल जो कि दिग्गज है, इनकी एजीएम थी 29 तारीख का, सबको इंतजार था। और एजीएम में तो सर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला, क्योंकि हर कोई ये सुनना चाह रहा था कि जियो का या तो फिर रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आएगा। लेकिन आईपीओ से माफ कीजिए, एजीएम से पहले ही इन्होंने जो 1:1 बोनस की बात है वो कर दी कि 5 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। और उससे एक दिन पहले इनका जो डिज्नी हॉटस्टार के साथ जो वॉल्ट डिज्नी वाला मर्जर है उसको भी सीसीआई का अप्रूवल आ गया। तो एजीएम के पहले ही दो बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी। अब इस पूरी सीरीज के लिए कैसे अप्रोच करें, और खासतौर पे 5 तारीख का जो बोनस का अनाउंसमेंट है उससे पहले? देखिए, फिलहाल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि 3250 तक के आंकड़े यहाँ पर छूते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई दे रही है वो जियो में थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। 325 पे वैसे भी मैंने पहले भी जो है वो बाइंग के रिकमेंडेशन यहाँ पर रखी है, और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम और बनता हुआ नजर आएगा। तो सेल करने की तो गलती करनी नहीं है, लेकिन आपको फ्रेश बाय कहाँ पर करना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे लगता है जियो थोड़ा सा फाइनेंस यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसकी तरफ बाय करिए और इस स्टॉक को सिर्फ कंटिन्यू रखिए। ओके, तो जियो के अगर आप टारगेट दे सके सर, जेएफएसएल की जो बात कर रहे हैं आप? देखिए, इस समय जियो चूंकि करंट लेवल पर यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 380 के आंकड़े तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो वहां पर फोकस करें। बहुत से लोग ऊपरी लेवल पर खरीदे होंगे, तो एवरेज करने का मौका है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 300 का बनता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 बहुत बेहतर है, मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 300 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिलायंस के अलावा सर बजाज ग्रुप में भी हम देख रहे हैं कि बड़ा न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। तो अगले हफ्ते जो खुलने वाला है आईपीओ, उससे पहले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में ही हमने देखा कल के सेशन में काफ़ी मजबूत बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है। लोग कह रहे हैं कि इन दोनों के शेयरों को खरीद लीजिए, क्योंकि आपको शेयर होल्डर कोटा में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। और उसका प्राइस बैंड अभी नहीं आया सर आईपीओ का, लेकिन 42 रुपये 40 रुपये के आसपास का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी से ही उस आईपीओ को ग्रे मार्केट देने लगा है। कैसे अप्रोच करें सर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को, ये जो आईपीओ आने वाला है उससे पहले? देखिए, आज आसमान जो है वो काफी साफ है, और वहां पर कई जो है वो तारे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की पहली बात है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ उसका रीजन समझाता हूँ। देखिए, जब फाइनेंस में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंट और क्लियर चीजें ना हो, तब तक आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। बजाज के टोटल फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, तो चार्ट जरूर यहाँ पर थोड़े से चेंज होते हुए नजर आए, और चार्टिस्ट यहाँ पर अब बाय कॉल देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको करना है प्रॉफिट बुक की तैयारी। 1758 रुपए चल रहा है, 1850 के लेवल मिले, बुक कर लीजिए, निकल जाइए। दूसरा तो ऑलरेडी काफी डाउन है, और अभी भी यहाँ पर जो है वो एक थोड़ी सी बढ़त दिख सकती, लेकिन कितना बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा जो अभी दिखाई दे रहा है वो 7200 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 6800 के लेवल फिर दिखाई देंगे। मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। 3 महीने बाद जब वापस इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नया सा लगेगा। अब आता है कि नया आईपीओ आ रहा है तो क्या करना है। देखिए, नया आईपीओ जब आएगा, नंबर्स आएंगे, डिटेल होगी, कितना बेनिफिट होगा, कंपनी को पैसे की कमी नहीं है, और फंडामेंटल नंबर जब आएंगे तब उसका इंपैक्ट देखेंगे। नहीं मिलेगा तो बाद में मार्केट में खुल के नीचे मिलेगा, खरीद लीजिएगा। और मनी 9 को फॉलो करेंगे तो कुछ मिस नहीं कर पाएंगे। सोच, आपसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर मनी 9 की टीम कर रही है। देखिए, संदीप जी पूरा शो सुबह आके रिकॉर्ड यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी टीम सुबह से आकर लगी हुई है, शाम तक आपको अपडेट दे रहे हैं। उसके बावजूद आप उम्मीद करते हैं कि आप इनसे ज्यादा ट्रैक कर पाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, डिकोड होने दीजिए, फायदा तब उठाइए। चलिए, मिस नहीं करेंगे, और आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, नंबर्स आने दीजिए सामने, आरएचपी आने दीजिए, प्राइस बैंड आने दीजिए, उस आईपीओ के आने का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। कूदिए मत, अभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। ये फिलहाल राय है जहाँ तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की बात है। सर, इसी के चक्कर में हम देख रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी हैं फाइनेंशियल स्पेस से, जिसमें पीएनबी हाउसिंग हुआ, जेम फाइनेंशियल, सुंदरम फाइनेंस, हुडको, पीएफसी, आरईसी, इनमें भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट इनमें भी आता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल शेयरों पे क्या राय होगी सर आपकी? फिलहाल तो इन सभी स्टॉक से अभी बाय करने की बिल्कुल राय नहीं है। 1-2 हफ्ते का भी वेट कर लीजिए। जो ये अभी मोमेंटम है उसका फायदा उठाइए। जैसे आज, चूंकि मैं इसलिए आपको यहाँ पर मनी 9 के चैनल पे बता रहा हूँ, क्योंकि आज ही मैंने आरईसी और पीएफसी, इनमें
जिन लोगों को पहले आपने मनी नाइन फॉलो किया है तो कमेंट के इसी शो पे जरूर दीजिएगा कि कब आपने बाय किया था। प्रॉफिट बुक की राय दी है, आने वाले एक दो दिन में अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा निवेश की तैयारी करेंगे। जहां तक पीएनबी हाउसिंग की बात है या फिर दूसरे फाइनेंस स्टॉक की बात है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए। जो संकेत अभी बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे। जहां तक अभी जो करंट लेवल है इसको सिर्फ मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करिए। ठीक है, यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है, काफ़ी ऊपर के टारगेट उन्होंने दिए हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए बेचने के लिए, अपना मुनाफा बुक करने के लिए। ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है सर वोडाफोन आइडिया। आज 30 अगस्त है, तो कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी, 30 तारीख को सुनने के लिए तैयार है। इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी, जितनी भी इनकी जो देनदारी बनती है उसको इन्होंने कहा था कि कैलकुलेशन डीओटी की ओर से सही नहीं किया गया है, उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव प्ली इन्होंने डाली थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए रेडी हो गया था। अब क्या फैसला आएगा, क्या इनको कोई राहत मिलेगी, कम पैसा देना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्टॉक इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू हो गया सर। कल भी 2.5% के आसपास की मजबूती थी। आप खरीदारी करने की राय देंगे सर इसमें? देखिए, 2 हफ्ते पहले भी जब आपने चर्चा करी थी तब भी मैंने कहा था, इस शो के माध्यम से ही कहा था कि लोग काटेंगे तो नहीं, लेकिन इसलिए आपको बचाना तो पड़ेगा। और अभी टारगेट आपको याद हो, मैंने 17 रुपए 50 पैसे का टारगेट दिया है। तो जब तक वहां मंजिल नहीं पहुंचती तब तक अभी निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंजिल के ऊपर और नीचे के भाव को जरूर ध्यान रखिए। 15 के नीचे खतरा नहीं और 18 के ऊपर बढ़ना नहीं, तो इस बीच में है। तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड करते रहिए, छोटे मोटे प्रॉफिट लेते रहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग मत करिए। जितनी लिमिट है, पहली बात 16 रुपए देख करके हो सकता है आपकी लिमिट 1,000 शेयर खरीदने की और आप 10,000 शेयर खरीद रहे हैं, वो गलती मत करिए। जितनी लिमिट है उतने खरीदिए जिसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कर सके। फिलहाल अभी बाइंग मोमेंटम में 17 रुपए 50 पैसे से 18 रुपए टारगेट दिखेंगे, दिखेंगे तो बुक करेंगे। ठीक है, 17.5 से 18 आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे 15 के आसपास मिले तो आप खरीदारी कीजिए। एक रेंज में फंसा हुआ है और रेंज में आप बाय सेल करके अपना मुनाफा बना सकते हैं। दो और सवाल हैं सर, दो सेक्टर्स बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो है फार्मा, और उसमें भी मिड कैप फार्मा। जिस तरह का फिनोमिनल रन हमने इस पूरे सेक्टर में आता हुआ देखा है, अब क्या करना चाहिए सर? आपको क्या लगता है? एफएमसीजी की बात तो हमने कर ली, डिफेंसिव्स में, फार्मा में भी हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव्स के तौर पे बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लास्ट लेग ऑफ द रैली में चलता हुआ नजर आया। अभी फिलहाल ही आप देखें, लास्ट 1-1.5 महीने से ही कुछ एक्शन बनता हुआ दिखा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक एक दिन या दो दो दिन में काफ़ी अच्छे मूव दिखा रहे हैं। उसमें एसएमएस हेल्थ हुआ, शिल्पा मेडिकेयर हुआ, ग्लोबल हेल्थ हुआ, मेडी असिस्ट हुआ, आरती फार्मा कल चलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं सर जिनमें काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। मिड कैप फार्मा या ओवरऑल हेल्थ केयर फार्मा को लेकर आपकी राय सर? संदीप जी, कुछ तो छोड़ दीजिए। बहुत मार्केट के डिस्कशन है, लेकिन फिर भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो मना नहीं किया जा सकता। इस समय देखिए, फार्मा सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 40% प्रॉफिट जिन स्टॉक्स में आपको आ रहा है उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूरी किन में बनानी है, जो संदीप जी कहते हैं, उसको यहाँ पर एक बार को देखते हैं। पहला वॉकहार्ट फार्मा, जिसे अभी मैंने बताया। दूसरा डॉक्टर रेड्डी। तीसरा ग्लेनमार्क। चौथा अगर देखते हैं तो सन फार्मा। इनमें और पांचवा अगर देखते हैं तो जाइडस। इनमें बिल्कुल फ्रेश बाय करने से बचिएगा, सिर्फ प्रॉफिट बुक करिएगा। और एक स्टॉक जिसे मैंने पहले ही काट दिया था, अगर आपको याद हो, वो लास्ट टाइम भी चर्चा हुई थी, बायोकॉन, जिसे मैंने कहा था इसे बायोकॉन को कभी बाय नहीं करना बाय नहीं चाहिए। करना, इस यस। को सेलोकॉन होना चाहिए था जिससे सेल करते रहें। फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फार्मा सेक्टर में थोड़ा मुनाफा वसूली करिए और इसमें भी 20-30% जिनमें प्रॉफिट आ रहा है उनको बुक कर लीजिए। आगे आपके जो प्रोग्राम होंगे उनमें जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिप्ला, टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, अजंता फार्मा, इनको होल्ड रखिए। बायोकॉन मतलब बाय कौन कर रहा है? नहीं करना है बाय, इसको सेल करना है, सेल कौन नाम इसका होना चाहिए। ये राय फिलहाल वोकहार्ट, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, जाइडस लाइफ, इनसे आपको बच के रहना है। इनमें फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, और जहां आपको मुनाफा मिल रहा है 30 से 40% अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। एक और सेक्टर का सवाल पूछना चाहूँगा सर, वो है आईटी का, क्योंकि पूरा डिफेंसिव कवर करना है तो एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, लास्ट में रह गया आईटी। आईटी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वही होप्स हैं कि रेट कट आता हुआ दिखेगा, उसी वजह से हम देख रहे हैं कि शायद आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी। उसका फायदा हम बहुत सारे मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी आते हुए देख रहे हैं। कल भी सोनाटा, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव करते हुए नजर आ रहे थे। आपकी क्या राय है सर? क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है, हालांकि थोड़ा 1-1.5 महीना हो गया, जब आपने कहा था कि 3 महीना इस सेक्टर से दूर रहना है। हाँ, थोड़ा सा सर भाई बाइंग बायसनेस यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये बाइंग बायसनेस
सिर्फ अभी एग्जिट होने के लिए रूल करें, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव यहाँ पर बाय ना करें। और खास तौर से जो आपने पहले स्टॉक को चर्चा करी थी जिसका नाम टाटा एलेक्सी था, उससे तो बिल्कुल दूरी अभी बनाकर रखिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 7500 के आसपास आएगा तो ध्यान रखेंगे। माइंड टेक को अगर देख रहे हैं तो उसको फोकस कर लीजिए, एक बार को अभी उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर से वक्रांगी बहुत ज्यादा लोग उछलते हैं, क्योंकि 20 रुपए 21 रुपए का शेयर उनको लगता है कि ये 100 रुपए हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 18-15 रुपए के पास आसपास वापस लौटता हुआ नजर आएगा। डिक्सन एक और स्टॉक है जिसमें कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल राय नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना, अगर आप लोअर लेवल के इन्वेस्टमेंट कर रखी, पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो 60 से 70% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये जो अभी रैली है ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाती हुई नजर आएगी। तो 30 से 40% फार्मा में और 60 से 70% आप अपना आईटी में अगर पैसा बन रहा है तो उसमें आप बुक कर लीजिए। और इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक कंज्यूमर ड्यूरेबल रिलेटेड प्ले है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट बनाता है, वाइट लेबलिंग का काम भी करता है। इसमें भी आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे हुआ है। आखिरी सवाल आपसे सर, सितंबर सीरीज़ की हम तैयारी की बात कर रहे हैं, आपने एक स्टॉक तो बता दिया था आईओसी, और कितने, एक या दो स्टॉक और जो आप हमारे लिए चुनकर लाएँ? देखिए लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने आज फ्यूचर में पहली बार आज ट्रेड में आपको देख रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे 250 के पास काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि इस सीरीज में पूरे अगर देखते हैं तो ये वापस से 260 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, 245 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा डिप पे बाय करके हुए चल सकते हैं और मुनाफा यहाँ पर बना सकते हैं। तो दो स्टॉक हो गए हैं आपके। और तीसरा अगर देखा जाए तो मैंने जियो भी यहाँ पर एक दिया था, जिसे कहा था कि आप लोग करंट लेवल पर परचेजिंग की राय बना सकते हैं। तो आईओसी, जियो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन स्टॉक हैं आपके बाय के। तीसरा नाम क्या बोला सर आपने? जियो? जी जेम जियो फाइनेंशियल का? सर एक बार बैंक जी ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स का अगर आप टारगेट बता पाएं, क्योंकि मुझे जो समझ आया वो आपने 260 का टारगेट दिया और 245 का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, इमीडिएट बेसिस पे मैं, चूंकि सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखाई दे रहा है वो 260 रुपए का दिखाई दे रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म पे मैंने इसका टारगेट 330 रुपए के हिसाब से रखा हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म पे भी कुछ ट्रेड जो फ्यूचर में लेते हैं उनको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, एक तो हो गया जियो फाइनेंशियल का, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। इसके लिए आपको टारगेट दिए गए थे 380 रुपये के, 300 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे याद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है, 260 रुपये का टारगेट है, 245 का स्टॉप लॉस है। इसी सीरीज़ की ये बात हो रही है। और आईओसी के ऊपर तो आपको पहले भी बताया गया है, 195 रुपये का यहाँ पे आपको टारगेट दिया गया था, 168 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे रखना है। तो इस सीरीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तीन नाम आपके सामने आ चुके हैं, आईओसी, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करनी, और तीसरा नाम है जियो फाइनेंशियल जिसे आप JFSL के नाम से भी जानते हैं। इसमें 380 का टारगेट और 300 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत समय लिया आज, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स की बातचीत हुई है। तो जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी है, ये मेरी कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, और मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप मार्केट में भागते दौड़ते देख रहे हैं तो सैटरडे संडे में कूल होके देखिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यू समझ में आएगा। बिल्कुल सर, मैं खुद भी देखूंगा, क्योंकि आपने जो शो की स्टार्टिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर वीकली बेसिस पर, इंटरडे बेसिस पर और पूरी सीरीज़ के लिए जो आपने स्टडीज़ बताई हैं, उनको भी नोट करने के लिए मुझे भी थोड़ा समय चाहिए उसको ग्रैब करने के लिए, क्योंकि अगली बार जब आप जोड़ेंगे तो मुझे इनको याद भी रखना होगा, आपके सामने रखना भी होगा। किस तरह का मुनाफा हमारे दर्शकों ने कमाया वो भी आपके सामने रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े सुबह सुबह। विश यू अ वेरी गुड डे, और उम्मीद करता हूँ कि पूरी सितंबर सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत प्रॉफिटेबल होगी सर। जी धन्यवाद। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। हमारा खास कार्यक्रम है, मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें विदेशी मार्केट से किस तरह की खबरें आती हुई दिख रही है, उसका घरेलू मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, छोटे मझोले शेयरों में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, उस पर भी खास चर्चा होती है। एक डेडिकेटेड एक सेगमेंट है जो कि आपके लिए विवेक जी लेकर आते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। उम्मीद करते हैं आज का दिन और ये पूरी सितंबर सीरीज आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।